नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों की धड़कनें वोटिंग प्रतिशत देखकर तेजी से धधक रही हैं। वहीं क्योंकि मध्य प्रदेश के दिग्गजों की सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है, तो कई सीटों पर बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली थी। देखिए एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। चुनावी वादों और दावों के बाद अब 4 जून को पता लगेगा कि मध्य प्रदेश की कौन सी सीट पर कौन सा नेता विराजमान होगा। पता लगेगा कि जनता ने आखिर किसे अपनी लोकसभा से सांसद चुना है। लेकिन एमपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली और वोटिंग के बाद नतीजे भी बता रहे हैं कि यहां मुकाबला बराबरी का है। दरअसल खजुराहो में 2019 में 68.28% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में 56.96% रह गई, यानी कि 11.32% की गिरावट दर्ज की गई। सीधी में 2019 में 69.50 के मुकाबले 2024 में सिर्फ 56.50% वोटिंग हुई, यानी 13% की गिरावट सीधी में भी दर्ज की गई। शहडोल की बात करें तो यहां 2019 में 74.73% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में 10.65% की गिरावट से 64.68% ही रह गई। इसके अलावा रीवा में 2019 में 60.30% वोटिंग हुई थी, जो कि 2024 में 49.42% रह गई। रीवा में 10.91% वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई। इसके अलावा छिंदवाड़ा में 2019 में 82.39% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में 79.83% रह गई। यहां भी मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मंडला में 2019 में 77.76% वोटिंग, तो 2024 में 72.84% वोटिंग हुई। यहां भी 4.92% की गिरावट हुई। रतलाम में 2019 में 75.66% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में 2.72% की गिरावट से महज 72.94% रह गई। कई जगह मतदान प्रतिशत घटा, तो मध्य प्रदेश की कई लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जहां मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल विदिशा में 2019 में 71.79% वोटिंग हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 74.48% हो गई। राजगढ़ में 2019 में 74.39% वोटिंग हुई थी। 2024 में 1.6% की बढ़ोतरी के साथ ये 76.04% हो गई। इसके अलावा गुना में 2019 में 70.32% वोटिंग हुई थी और 2024 में 72.43% हुई, यानी यहां भी 2.11% की बढ़ोतरी हुई। ये वो इलाके थे जहां वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन आपको याद होगा, चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा था कि जिन दिग्गजों के इलाके में वोटिंग कम होगी, इस बार उनके रिपोर्ट कार्ड चेक होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि अमित शाह के फॉर्मूले पर आखिर कौन से मंत्री, विधायक और सांसद खरे उतरे हैं। दरअसल फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए हैं, 30 में से 9 खरे नहीं उतरे, 6 मंत्री बाउंड्री लाइन पर हैं, तो 50 विधायकों के यहां ज्यादा वोटिंग हुई। ज्यादातर लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली, तो कई सीटों पर बम्पर वोटिंग ने चौंकाया। ऐसे में इस बार नतीजे अगर चौंकाने वाले हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। खैर, वोटिंग हो गई है, अब बस सबको इंतजार है तो 4 जून का, जब पता लगेगा कि खुशी किसके हिस्से में आती है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए 29 की 29 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है, यानी कि 4 चरणों में ये वोटिंग हुई थी और चारों चरणों का जो प्रतिशत रहा वोटिंग का वो हमने आपको बताया। लेकिन इस दौरान कई ऐसी सीटें रही जहां पर मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम देखने को मिला था। एक बार बता देते हैं आपको कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कितना सामने आया था। अब ये देखिए, ये वो तस्वीरें। अब देखिए इंदौर से यहाँ पर 61.67% तक कुल मतदान यहाँ पर हुआ। वहीं मतदान का प्रतिशत इंदौर में हालांकि कम जरूर देखने को मिला था। अब देखिए अगली सीट की हम बात करेंगे, अगली सीट भी आपको बताएंगे। इंदौर में हालांकि कम वोटिंग उस दौरान दर्ज की गई थी। अब सवाल भी उठने लगे थे कि आखिरकार क्यों यहाँ पर वोटिंग कम दर्ज हुई।
73.82% का वोट प्रतिशत उज्जैन में रहा था। उज्जैन में 73.82% वोटिंग दर्ज की गई थी। यहां पर भी जो तमाम मतदाता थे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन 2019 के कंपैरिजन में इस बार 2024 में वोटिंग का जो प्रतिशत है काफी ज्यादा घटता हुआ नजर आया। और खास तौर पर महिलाएं चूंकि वोट प्रतिशत में काफी ज्यादा हिस्सेदारी उनकी रहती है, लेकिन महिलाओं ने भी इस बार उतना ज्यादा यहां पर वोट करने के लिए वो नहीं पहुंची थी। एक बार फिर से आपको देखिए वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझ जाइए कि दिग्गजों के गढ़ में जो वोटिंग रही रतलाम सीट पर 2019 और 2024 में कितने कितने प्रतिशत का अंतर है। खजुराहो में देखिए -11.32% का जो डिफरेंस था वो देखने को मिला था। छिंदवाड़ा, मंडला, ये तमाम वो सीटें जहां पर वोट प्रतिशत काफी ज्यादा कम हुआ है, यानी कि -11.32%, चूंकि आप देख रहे हैं 2019 और 2024 में 11% का डिफरेंस था। अब ऐसे में इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोट प्रतिशत कितना ज्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। पहले चरण में भी हालांकि ये जो वोट का प्रतिशत था वो ज्यादा रहा था। ऐसे में जो डिफरेंस इतना ज्यादा देखने को मिला था, जिसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि वोट प्रतिशत अपनी अपनी सीटों पर बढ़ाना है, मंत्रियों को काम करने की जरूरत है। भोपाल से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, वोट का प्रतिशत हम देख रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस बार 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी ज्यादा कम होता हुआ नजर आया। तमाम मीटिंग्स हुई थी, तमाम बैठकें हुई थी, रणनीति बनाई गई थी, लेकिन बावजूद उसके ये 2019 को क्रॉस नहीं कर पाए। इसका एक बड़ी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ये कहती है कि जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है ये उसके खाते में जाता है, और यदि वोट प्रतिशत उतना नहीं जा रहा है तो इसके मायने लगाए जा सकते हैं। बीजेपी के शायद पक्ष में नहीं गया है, लेकिन बीजेपी अभी भी आश्वस्त है। उसका ये कहना है कि हमने जो आकलन किया है उसके मुताबिक बीजेपी का वोट बैंक वोट करने के लिए आया है। कुछ हद तक कम जरूर हो सकता है, मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन हार जैसी नौबत नहीं आएगी, ऐसे ही बीजेपी इतनी आश्वस्त है। और इसी को लेकर हालांकि जब वोट परसेंट गिरा था तो पहले और दूसरे चरण में जब ये हालात मिले थे, तब बीजेपी के बड़े लीडर्स ने ये कुछ रणनीतियां अलग तरह की जरूर अपनाई थी, और उसमें ये कहा गया था कि विधायकों को, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, सरकार में रहने वाले अन्य पदाधिकारी, इन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में वोट परसेंट ठीक करना है, उसको कम से कम बराबर पर तो लेकर आए, और इसको परफॉर्मेंस का एक आधार भी बनाया गया था। अमित शाह ने तो यहां तक कहा था कि जिन विधायकों के या जिन मंत्रियों के क्षेत्र में, उनके एरिया में यदि वोट परसेंट गिरता है तो उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी और ऐसे में उनका मंत्री पद जा भी सकता है। इतनी बड़ी चेतावनी देने के बाद भी कई मंत्री, तकरीबन 15 मंत्री ऐसे हैं जो अपना वोट परसेंट पिछले लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले बढ़ा नहीं पाए हैं। कोशिश जरूर की गई थी इसमें, हालांकि ये भी बात कही गई कि गर्मी का मौसम है, इस वजह से वोट परसेंट कम हुआ है। इसके अलावा कुछ मजदूर बाहर निकल गए हैं, कुछ मतदाता लिस्ट में होने के बावजूद दीगर इलाकों में रहने चले गए हैं, तो ये वोट परसेंट जो गिरा है ये केवल इन्हीं का गिरा हुआ हो सकता है। बीजेपी अभी भी आश्वस्त है कि वो 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी। कांग्रेस को जरूर आकलन करना अभी बाकी है कि ये वोट परसेंट जो गिरा है इसका असर कितना उसके वोट बैंक पर हो सकता है। यदि बीजेपी कह रही है कि उसका बीजेपी का वोट बैंक निकला है, तो क्या कांग्रेस का वोटर जो है वो निकलकर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाया है? तो ये चुनौती है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। अपने आप को आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इसमें कुछ हद तक प्रभावित जरूर होने वाला है, इस बात में कोई आशंका नहीं है। ये जरूर है कि जीत का मार्जिन कितना होता है, बिल्कुल, और बिल्कुल, कितने कहीं न कहीं भले ही बीजेपी आश्वस्त इससे नजर आ रही हो, लेकिन ये कहा जाता है कि वोट प्रतिशत अगर कम होता है तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, वोट का प्रतिशत हम देख रहे हैं कि 2019 का कंपैरिजन में काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया। तमाम ऐसी सीटें 2019 में थी, खरगोन सीट की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर वोट का प्रतिशत जो है 80% से ज्यादा पहुंचा था, और इस बार 2019 में एक भी सीट ऐसी नहीं रही मध्य प्रदेश में जिसका प्रतिशत 80% पहुंच गया हो।
बिल्कुल, देखिए वाकई में काफी हैरान कर देने वाला वोटों के प्रतिशत रहा। जिस तरह से हमने चौथे चरण में देखा, जो 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उस चौथे चरण में एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिसने 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा हो। कहीं 2% कम रहा तो कहीं 4%, कहीं 1% कम रहा। लेकिन तीसरे चरण की हम जरूर कह सकते हैं, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटें थी, वहां मतदान की प्रतिशत ने जरूर रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें राजगढ़ की एक सीट थी, गुना की सीट थी। ग्वालियर चंबल अंचल में भी वोटों का प्रतिशत काफी अच्छा रहा था पिछले चुनाव की अगर हम तुलना करें तो। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहेगा, उन मंत्रियों के प्रोफाइल पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के दो वर्ग एक्टिव दिखे। एक वर्ग वो जो मंत्रियों के क्षेत्र में मंत्री के विरोधी था, पार्टी में थे, वो ये चाहते थे कि प्रतिशत गिरे, जिससे कि मंत्री को पद से हटाया जाए तो उसकी पार्टी में पूछ परख पड़े। दूसरा वो ग्रुप था जो कहीं न कहीं ये मान के चल रहे थे कि अब जिम्मेदारी आ गई तो किसी भी तरह से ये चैलेंज है तो वोट का प्रतिशत बढ़ाना है। तो अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर लोकसभा में, तो जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से विधायक हैं, उनके क्षेत्र में खुद लगभग 4% मतदान गिर गया। लेकिन राकेश शुक्ला भिंड में जो प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वहां मुश्किल से माइनस पॉइंट में ही मतदान प्रतिशत रहा, लगभग बराबर का रहा। इसी तरह से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा थी, जहां से मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा, वहां भी लगभग बराबर ही कह सकते हैं, क्योंकि 0.5 के करीब मतदान वहां प्रतिशत कम रहा था। तो इस लिहाज से देखें तो अब सारी चीजें टिकी हैं, देखिए प्रत्याशियों की हार जीत पर। अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतने में सफल हो जाती है तो सारे देव दोष, सारी बुराइयां ढक दी जाएंगी और लगता नहीं किसी पर कोई एक्शन होगा। लेकिन कुछ सीटें अगर बीजेपी के हाथ से चली गई तो ये मान के चलिए कि जरूर कुछ मंत्रियों पर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, उनके प्रोफाइल या तो बदले कितने जा सकते मंत्रियों हैं। पर कार्रवाई होती है वो हालांकि देखना होगा। इसके बाद कितनी मीटिंग्स होती हैं वो भी देखना होगा। ठीक है, लौटती हूं मैं आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश त्रिवेदी, पत्रकार हैं ये भी। प्रकाश जी, आप किस तरीके से इसे देखते हैं और क्या वाकई में अब कार्रवाई की जाएगी? पहले चरण की मीटिंग के बाद पहले चरण जब हुआ था उसके बाद एक मीटिंग ली गई थी जिसमें खुद अमित शाह कहते हुए नजर आए थे कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग एक्टिव हो जाइए, अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मंत्री पद चला जाए, तो क्या उसके बिहाफ पर कार्रवाई होगी? दूसरा सवाल ये भी कि ये वोट का प्रतिशत जो गिरा है इस बार और काफी ज्यादा मार्जिन इस बार देखने को मिला है, तो उस हिसाब से बीजेपी के लिए क्या ये मुश्किल खड़ी कर सकता है? देखिए, ये जो चुनाव का पैटर्न देखने में आया है लोकसभा चुनाव में कि मतदान का प्रतिशत अपेक्षित प्रतिशत नहीं रहा जितना पिछले चुनाव में हुआ था या विधानसभा चुनाव के मुकाबले हुआ था, उसका जो मूल वजह रही, एक तो जो मौसम की गर्मी भी रही है, शादी विवाह का सीजन भी रहा है, लोग बाहर जाते हैं सीजन में, आउटिंग वो भी रही है। और इन सबके साथ साथ जो राजनीतिक दलों का अपना एक सिस्टम है जो मतदान करवाता है, वो सिस्टम की सक्रियता देखने को नहीं मिली। ना भारतीय जनता पार्टी का बूथ कमेटियां या उनका जो त्रिदेव सिस्टम था वो कहीं सक्रिय दिखा, ना कांग्रेस पार्टी के लोग बूथों पर दिखे कि वो लोगों से वोट डलवा रहे हो। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में वोट डलवाए गए थे घर घर जाकर, उस तरह का कोई भी वातावरण देखने को नहीं मिला। तीसरी बात आपने कही कि अमित शाह जी के चेतावनी के बाद जरूर नेता लोग सक्रिय हुए, इसलिए थोड़ा बहुत प्रतिशत बढ़ पाया है। और लेकिन अनेक मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान कम हुआ है और इधर मालवा क्षेत्र में जो भी मंत्री हैं, लगभग सभी मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान कम हुआ है। अब अमित शाह जी की बात जो उन्होंने कही है कि हम कार्रवाई करेंगे या कोई एक्शन लेंगे, तो वो सारा कुछ है वो परिणाम पर निर्भर करेगा कि परिणाम कैसा आता है। और कम मतदान का प्रतिशत होना भारतीय जनता पार्टी जैसी केडर पार्टी के लिए तो जरूर चिंता का विषय है कि उसको ये चिंता करनी पड़ेगी कि उसका केडर उदासीन क्यों हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक सीट का मैं जिक्र करूंगी, इंदौर सीट। यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं था। वोट का प्रतिशत यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आया। क्या जनता ये मान चुकी थी कि अब मुकाबला बस वन साइडेड हो गया है, इसलिए वोट डालने जाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीतना तो कैंडिडेट एक को ही है? देखिए, इंदौर का मामला बिल्कुल एक अलग मामला है। इंदौर के जो लोग हैं उनकी अपनी एक मानसिकता है और पूरे देश भर में उनकी मानसिकता की तारीफ होती है, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो या अन्य किसी मुद्दे को लेके हो। और इसलिए उन्होंने उस प्रकरण को, जो इंदौर में प्रकरण घटना घटी, कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो अपनी उम्मीदवारी वापस ली, उसको बहुत अच्छा नहीं लोगों ने माना। और वहां की इंदौर का बुद्धिजीवी वर्ग और इंदौर का जो आम नागरिक वर्ग है उसमें उसको लेके क्षोभ का
वातावरण था और उसी कारण वहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि वहाँ नोटा वोट का भी रिकॉर्ड आ जाए। तो जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में रिकॉर्ड में है, नोटा वोटों के भी रिकॉर्ड में आ सकता है। और उम्मीदवार नहीं होने के कारण जो एक उदासीनता होती है, एक जो मन में लगता है कि क्या करेंगे वोट डाल के, वो एक रीजन और एक कारण तो रहा ही है। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। संदीप, नोटा का फैक्टर कितना ज्यादा यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया? आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की थी कि अगर जनता वोट देने के लिए जा रही है तो किसी के भी पक्ष में वोट ना पड़े, नोटा पर जरूर वोट पड़ जाए। देखिए, नोटा केवल एक मैसेज देने की रणनीति थी। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होने के बाद अब इंदौर में केवल कांग्रेस के पास में यही एक विकल्प रह गया था कि नोटा के पक्ष में वोट डलवा दिया जाए, जिससे कि जनता ये मैसेज जाए, पब्लिकली ये मैसेज जाए कि जनता प्रत्याशियों को बीजेपी जिस तरह प्रत्याशियों को लेकर गंभीर है और कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। ये जनता कितना सोचती है, ये इसलिए नोटा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इससे कांग्रेस की पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये तरकीब अपनाई गई थी। बहुत ज्यादा इसका असर दिखाई नहीं देगा। उन क्षेत्रों में जरूर है जहां पर कैंडिडेट दोनों तरफ बीजेपी और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, दीगर दलों के भी कैंडिडेट हैं। इन इलाकों में यदि नोटा पर वोट डलता है तो जरूर एक मैसेज जाता है कि शायद राजनीतिक दल बेहतर विकल्प नहीं दे पा रहे हैं वोटर्स को और अपनी तरफ लुभाने वाले, आकर्षित करने वाले और तरकीबें अपनानी पड़ेगी राजनीतिक दलों को। तो उन क्षेत्रों में जरूर नोटा को देखने को मिलेगा। अभी तक हमें ये भी देखते आए हैं कि नोटा के वोट जितने पड़ जाते हैं वो जीत हार को बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से रैलियां हुई थी, हमने देखा था कि अमित शाह की रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी पहुंचे, यहां पर रैली करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा तमाम ऐसे दिग्गज, राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो भी रैली करते हुए नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से उतनी ज्यादा न तो रैलियां हुई न सभाएं हुई। हालांकि जीतू पटवारी जरूर रैली करते हुए नजर आए थे, सभाएं उनकी ओर से की गई थी। वहीं राहुल गांधी की तरफ से कुछ सभाएं हुई, प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ सभाएं हुई। एक बार तो ऐसा भी देखने को मिला था कि राहुल गांधी आने वाले थे, उनकी तबियत खराब होती है, उसके बाद वो नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस ने चुनावी माहौल में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है और बड़े नेताओं के रैलियों में भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाई थी और इसका असर जाहिर तौर पर चुनाव पर पड़ता है, चुनावी माहौल में पड़ता है। यदि बड़े लीडर्स किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव मैदान में उतरते हैं, बड़ी रैलियां होती हैं, तो पब्लिक में भी यह मैसेज जाता है कि पार्टी गंभीर है और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरसक कोशिशें कर रही है। वैसा कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाया गया और कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये रणनीति अपनाई थी कि दिग्गज लीडर्स या लोकल लीडर्स के भरोसे ही इलेक्शन लड़ा जाए। राहुल गांधी ने कुछ रैलियां जरूर की, आदिवासी इलाकों में चौथे चरण में राहुल गांधी पहुंचे थे। अन्य इलाकों में भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी पैठ बनाई थी इलाके में पहुंचकर। तो ये जरूर रहा था। कुछ आखिरी वक्त पर हमने ये देखा कि जो राजस्थान के अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, इनकी भी रैलियां कुछ इलाकों में जरूर कराई गई थी, जिससे कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ सके। तो ये जरूर लेकिन जो मध्य प्रदेश के ही बड़े दिग्गज लीडर्स रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अगर छोड़ दें तो उमंग सिंघार ने केवल अपने इलाके पर ही फोकस रखा। शुरुआती दिनों में जरूर अलग अलग इलाकों में गए। दिग्विजय सिंह केवल अपने ही इलाकों में गए। अपना इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में फिर वो दूसरे इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। अभी भी वो उत्तर प्रदेश में सभाएं करने के लिए पहुंच रहे हैं। कमलनाथ तो जैसे नदारद रहे, पूरा ध्यान उन्होंने छिंदवाड़ा पर दिया और एक आध दो सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए जरूर पहुंचे थे। तो कांग्रेस की रणनीति यही थी कि लोकल लीडर्स अपने इलाकों में ही पैठ बनाए और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करें। बीजेपी की रणनीति जरूर रही थी कि बॉम्बार्डिंग जैसी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी रैलियां यहां पर की गई, 100 से ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गई। वीडी शर्मा खजुराहो के बाद में अलग अलग इलाकों में प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो बीजेपी ने तो भरपूर प्रचार किया है, बड़े बड़े नेताओं की रैली की, लेकिन कांग्रेस जाहिर तौर पर इसमें पिछड़ती हुई नजर आई। मिलता है कि चाहे चुनाव कोई भी हो, बीजेपी पूरी तरीके से फॉर्म में उतरती है चुनावी मैदान में और उसके बाद फिर उसका असर भी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन विनोद, अगर हम बात करें, जैसा कि संदीप भी कह रहे थे कि भले ही कमलनाथ नदारद रहे हों और उसका असर, चूंकि हमने ये भी देखा कि जैसे ही जीतू पटवारी को जो पद है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी कमलनाथ से वो जिम्मेदारी लेकर, क्या ऐसा हो सकता है कि
देखिए उसके बाद से कमलनाथ उतने ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर नहीं आए हैं जितना एक्टिव पहले वो दिखाई देते थे। सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में ही काम किया और बाकी आसपास के जो क्षेत्रों पर काम करना चाहिए था वो काम उतना ज्यादा एक्टिवली नहीं किया गया। वाकई में कमलनाथ की सक्रियता कम हुई। एक तो कमलनाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चा और दूसरा जीतू पटवारी का अध्यक्ष बनना। इन दो घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस में जिस तरह से जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई और कमलनाथ के लिए जो पूरा की पूरा चर्चा का विषय रहा भारतीय जनता पार्टी में जाना, उसके बाद कमलनाथ इतनी ज्यादा पार्टी में सक्रियता में नजर नहीं आए। वो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में तमाम सीटों पर जिस तरह से पहले मेहनत कर रहे थे, जिस तरह से लगातार पसीना बहा रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर लगातार दौड़ता जा रहा था, उसके बाद उसकी रफ्तार धीमी हो गई। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की निष्क्रियता पर भी सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में ज्यादा न तो सभाएं की न रैलियों में शामिल हुए। हालांकि काफी हद तक वो छिंदवाड़ा में अपने बेटे को जिताने के लिए लोगों से संपर्क करते रहे, अपील करते रहे, सभाएं करते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरे लोकसभा सीटों पर उनकी सक्रियता नजर नहीं आई। दिग्विजय सिंह की भी, जैसा कि संदीप ने कहा कि दिग्विजय सिंह भी अपनी राजगढ़ लोकसभा सीट में फंसे रहे। अब बाद में वो चुनाव प्रचार में निकले हैं जहां जहां चुनाव होना है अगले चरणों में। तो कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी पार्टी में अपनी अलग पहचान है, वो अगर इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रमों में, बड़े बड़े आयोजनों में पार्टी में शामिल नहीं होंगे तो जनता के मन में सवाल शंकाएं उठती ही हैं। और शायद कमलनाथ पर भी इसीलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो कमलनाथ पूरा मध्य प्रदेश संभाल रहे थे वो अचानक अपनी एक छिंदवाड़ा सीट पर ही सिमट के क्यों रह गए थे, जबकि वो खुद भी प्रत्याशी नहीं थे। प्रत्याशी तो नकुलनाथ थे, जबकि दिग्विजय सिंह अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा रहे हैं। अपनी सीट पर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो निकल पड़े अगली लोकसभा सीटों पर। बाद में भी कमलनाथ कहीं ऐसी सक्रियता निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को इसका नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। जिस तरह से नेताओं में आपस में कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रकाश जी, लेकिन मुद्दे आखिरकार कौन से इस चुनाव में ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए? हमने देखा कि ज्यादातर चूंकि विकास के मुद्दों पर वोट दिया जाता है, आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो जनता के बीच में गूंजे, जनता के बीच में हावी ज्यादा रहे? केंद्र के मुद्दे या फिर राज्य सरकार के, या फिर अपने आसपास के जो मुद्दे रहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जो रहते हैं, वो ज्यादा हावी रहे? आवाज मिल रही है प्रकाश जी? ठीक है। संदीप जी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि अब कौन से ऐसे मुद्दे आप देख रहे थे कि जो इस बार जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रिय रहे? देखिए, बीजेपी ने तो अपना पूरा चुनाव मोदी पर फोकस करके रखा था। मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, मोदी की योजनाएं। बीजेपी इससे डिगी नहीं, बिल्कुल इससे नीचे नहीं आई है। और कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए बीजेपी के पास में भरपूर हथियार थे। सबसे बड़ा हथियार तो ये कि कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस निराशा में है, कांग्रेस आक्रामक प्रचार नहीं कर रही है, कांग्रेस के लीडर अब कांग्रेस का से मोहभंग हो रहा है उनका, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये सारा माहौल बीजेपी ने बनाए रखा, शुरू से लेकर आखिरी तक इस पर केंद्रित ही रहे। कांग्रेस ने जरूर कोशिश की थी कि चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर मोड़कर लाया जाए। कहीं प्रत्याशियों के प्रति वोटरों की नाराजगी को मुद्दा बनाया गया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लेकर आए गए, और अपनी जो स्कीम्स हैं, जो घोषणा पत्र है, उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में कांग्रेस नाकामयाब रही है। कांग्रेस के जितने मुद्दे थे, चाहे वो महिलाओं को 8,000 रुपए तक देना, 1 लाख रुपए हर साल उन तक पहुंचाना, या फिर किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे हों, पेंशनरों का मुद्दा हो, किसान का, जनता के मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से वो मुद्दे उठा नहीं पाई, और ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। और साथ ही चूंकि ये हमने भी देखा कि मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया, और इस बार का चुनाव भी मोदी की गारंटी पर ही लड़ा गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।